मिश्रा। आप सबका हमारे बालाजी एजुकेशनल चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबको पता है कि अभी हम अपना घटना चक्र का सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, हिस्ट्री का सीरीज़। और उस सीरीज़ में ये हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, यूरोपियों का आगमन। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, आइए इसको मिलके कंप्लीट करते हैं। और आप लोग से एक विनती है कि वीडियो को देखें और साथ ही साथ उसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ताकत मिले और मैं और वीडियो इस तरह की और एजुकेशनल वीडियो आप सबके लिए बना सकूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब। ठीक है, अब ये अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका है, साथ में और भी विदेशी जो शक्तियाँ थी उनका आगमन भारत की भूमि पे हो चुका है। ये आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा। ठीक, अब जो ये अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कह सकते हैं जिसने सबसे ज़्यादा दिनों तक, जितने भी यूरोपीय विदेशी आए थे उसमें सबसे ज़्यादा दिनों तक इन्होंने ये भारत में रहे और एक तरह से भारत को हर तरीके से इन्होंने प्रभावित किया, यहाँ व्यापार भी किया। काफ़ी तरीक़ों से इन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अपनी छाप छोड़ी। ठीक है, और चूँकि उस समय मुग़ल शासन, इसके पहले मुग़ल शासन भी था, तो मुग़ल शासन ने बंगाल में चूँकि अपने सूबेदार नियुक्त किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे या वहाँ के जो सूबेदार थे, जो मुग़ल शासक थे वहाँ के, उनके बीच क्या क्या युद्ध हुए, कैसी परिस्थितियाँ बंगाल में उभरी। ठीक है, इन सब का हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए, परिचय देख लीजिए थोड़ा सा। कंपनी जब भी कहूँ मैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कंपनी ने 1623 में ये ऐसा याद रखिएगा, 1623 तक सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए। ठीक, अभी ये देखिए कंपनी ने क्या क्या किया, ये आपको ध्यान रखना होगा। उस कंपनी ने जो 1623 तक कहाँ पर सूरत में, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम यहाँ पे अपने कारखाने स्थापित किए। मद्रास में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने के इर्द गिर्द एक छोटा किला बनाया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। ये किला बनाया था अंग्रेज़ों ने, आप फिगर में भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, ये आधुनिक इस तरह का दिखेगा आपको। तो उन्होंने मद्रास में, ठीक है, मद्रास में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने के इर्द गिर्द एक छोटा किला बनाया था जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। ठीक, स्टैटिक टर्म पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में भी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज निम्न में से किस स्टेट में या कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिए कहाँ पे बनाया था अंग्रेजों ने, मद्रास में। कंपनी ने 1668 में आपको पढ़ाया था इससे पहले कि किस तरह जो ब्रिटेन के प्रिंस थे चार्ल्स द्वितीय, ठीक, चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी राजकुमारी कैथरीन, इनका विवाह हुआ था। ठीक है, इनका विवाह हुआ था और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को क्या दिया था, बम्बई जो है वो उन्होंने बम्बई फ्रांस को दिया था। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था कि 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे उन्होंने वो कंपनी किसको दे दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को वो जो बम्बई द्वीप था वो दे दिया था। पुर्तगालियों ने बम्बई द्वीप प्राप्त कर लिया। ठीक है, 1668 में पुर्तगालियों से बम्बई द्वीप प्राप्त कर लिया। किसने प्राप्त कर लिया, चार्ल्स द्वितीय ने प्राप्त किया। चार्ल्स द्वितीय से किसने प्राप्त किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसकी किलेबंदी कर ली। कंपनी ने पश्चिमी तट का मुख्यालय
ठीक है, कंपनी ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से बदल कर कहाँ कर लिया था, बम्बई कर लिया भाई। बम्बई जब उन्होंने मिली तो उन्होंने पश्चिमी तट का जो मुख्यालय है जो सूरत जो कि गुजरात में है वहाँ से बदल करके कहाँ कर लिया, बम्बई कर लिया। बम्बई कहाँ है, हमारा, ठीक है। कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे बने कि कंपनी ने, या स्टेटमेंट के तौर पर पूछ सकता है, कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया था, तो 1633 में बनाया था। कहाँ खोला, उड़ीसा। 1633 में कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना खोला। 1633 ईस्वी में कहाँ खोला, उड़ीसा में। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना प्रथम कारखाना, अंग्रेजों ने कहाँ पे, बंगाल में अपना प्रथम कारखाना 1651 में हुगली में बंगाल के सूबेदार शाहजहां के पुत्र शाहसुजा, मैंने कहा था ना बंगाल के सूबेदार, वहाँ पे बंगाल में जो थे, क्योंकि मुगल शासक के अंतर्गत ये लोग काम करते थे, ठीक है। मुगल शासक जो थे भारतीय, उस समय भी मुगल सत्ता ऐसी नहीं थी पूरी तरह खत्म हो गई थी। भारतीय जो मुगल शासक थे उन्होंने विभिन्न प्रांतों में अपने सूबेदार नियुक्त किए थे। तो बंगाल के जो सूबेदार थे शाहजहां, उनके पुत्र थे शाहसुजा, इनकी अनुमति से अंग्रेजों ने बंगाल में अपना प्रथम कारखाना खोला। 1651 ईस्वी में कहाँ खोला, हुगली में खोला। इसके पश्चात अंग्रेजों ने पटना, बालासोर, ढाका, कासिम बाजार और अन्य स्थानों पर कारखाने खोले, ठीक है। इन अन्य स्थानों पर उन्होंने कारखाना खोला। आगे 1698 में कंपनी ने 3 गांव, सूतानती, कालीकता, गोविंदपुर, अब ये 3 गांव मिलकर के ही आज इनको कोलकाता कहता है, ठीक है। तो कंपनी ने 3 गांव 1698 ईस्वी में 3 गांव सूतानती, कालीकता और गोविंदपुरा की जमींदारी प्राप्त की और वहां अपने कारखाने, उसके इर्द गिर्द, जो वहां अपने कारखाने के इर्द गिर्द उन्होंने क्या बनाया, फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज अलग है, फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया था कोलकाता में। तो कोलकाता में अगर ये स्टैटिक क्वेश्चन हो सकता है कि फोर्ट विलियम किला कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक। ये गांव शीघ्र ही विकसित होकर एक शहर बन गया जिसका नाम क्या रखा गया, कलकत्ता रखा गया, ठीक है। 1700 में फोर्ट विलियम बंगाल में अंग्रेजों की बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का क्या बन गया, केंद्र बन गया, ठीक। 1700 में फोर्ट विलियम जो था, जो पहले किला बनाया था अंग्रेजों ने, वो बंगाल में बंगाल प्रेसिडेंसी का क्या बन गया, केंद्र बन गया। 1717 में सम्राट फर्रुखसियर, 1717 में सम्राट फर्रुखसियर, ये उस समय मुगल शासक थे, 1717 में मुगल बादशाह थे। सम्राट फर्रुखसियर ने बंगाल में कंपनी को पुराने सूबेदारों द्वारा दी गई व्यापारिक रियायतों की पुनः पुष्टि कर दी और उन्हें कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में किराए लेने की अनुमति दे दी, ठीक। अब बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, बंगाल के नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां कब से 1717 से और 1727 तक इसका बंगाल में नवाब था ये। तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने अंग्रेज व्यापारियों पर सख्त नियंत्रण रखा, इन्होंने सख्ती बनी, ठीक है। ये जो मुर्शिद कुली खां था, इसकी जो राजधानी थी, इसने अपनी राजधानी ढाका से, कहाँ से, ढाका से बदल करके कहाँ कर दी थी, मकसूदाबाद में कर दी थी। मकसूदाबाद में इन्होंने अपनी राजधानी बदल करके कर दी थी। और इसने जो था मुर्शिद कुली खां, एक बात और जान लीजिए, इस मुर्शिद कुली खां ने इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की थी। इसने मुर्शिद कुली खां ने क्या किया था, इसने एक भूमि व्यवस्था चलाई थी, भूमि व्यवस्था इसने चलाई थी, जिसको कहते हैं इजारा व्यवस्था, इसने आरंभ की, ठीक। और जो ये अलीवर्दी खां था, ये मुर्शिद कुली खां के बाद आया था, इसका जो शासनकाल है वो है 1740 से 1756, ठीक। अलीवर्दी खां था और इसने कहा था कि जो अंग्रेज हैं वो मधुमक्खी के छत्ते हैं। इसने अलीवर्दी खां ने ही कहा था कि जो अंग्रेज हैं वो क्या हैं, मधुमक्खी के छत्ते हैं, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगी। इसका ऐसा कहना हुआ था, ठीक। और इसी की मृत्यु के बाद, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद ही इसका जो उत्तराधिकारी था वो बना था नवाब सिराजुद्दौला, जो आगे चल करके जिससे अंग्रेजों की प्लासी का युद्ध होता है।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के बावजूद अनेक अंग्रेज सौदागर एशिया के साथ स्वतंत्र व्यापार करते थे। 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की संसद में ये एक भाग होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पे एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक संसद कानून द्वारा मनाही ना करे तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिकों को ईस्ट इंडीज में व्यापार करने के बराबर अधिकार होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी, ठीक है, न्यू कंपनी नाम की एक अन्य कंपनी बनाई और नई कंपनी ने सरकार को अधिक कर्ज दिया, जिसके कारण संसद ने नई कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। परंतु पुरानी कंपनी ने भारत स्थित कर्मचारियों ने, जो पुरानी कंपनी के भारत स्थित कर्मचारी थे, भारत में जो कर्मचारी थे पुरानी कंपनी के, उन्होंने क्या किया कि नई कंपनी को व्यापार नहीं करने दिया। कहा कि आप व्यापार नहीं कर सकते, हम पहले से आए हैं तो लाभ भाई पुराने कर्मचारी पहले लेना चाहेंगे। ठीक है, अगले बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां तथा अलीवर्दी खां ने कंपनी को निश्चित धनराशि देने के लिए मजबूर किया और उन्हें उनके विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने से रोका। ठीक है, उन्हें उनके विशेषाधिकारों के जो दुरुपयोग है वो करने से रोका। एक तरह से ये कहिए ये उन पे कुछ अंकुश लगाना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेजों के ऊपर ये अंकुश लगाना चाहते थे। मराठा आक्रमणों से बचने के लिए अंग्रेजों ने नवाबों की अनुमति से अपनी कोठी फोर्ट विलियम के चारों ओर एक गहरी खाई बना ली थी। ठीक, फोर्ट विलियम के चारों ओर एक गहरी खाई बना ली थी। अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब कौन बना? 1756 में कौन आ गया है? नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, अच्छा, इसके समय में एक बहुत जानी मानी घटना हुई थी नवाब सिराजुद्दौला के समय में, जो कई बार क्वेश्चन पूछता है, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल घटना हुई थी, ये हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। ठीक है, अब ब्लैक होल घटना में हुआ क्या था? ठीक, तो इस ब्लैक होल घटना में का ही एक पीड़ित व्यक्ति था जिसका नाम था जे जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित, जो मतलब उस ब्लैक होल घटना में शेष जीवित बच गया था। ठीक है, जिसमें मतलब ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल जो घटना थी, ब्लैक होल घटना, इसमें क्या किया गया था कि एक 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा, 14 फीट 10 इंच चौड़ा एक कमरा था। उस कमरे के अंदर 146 लोगों को बंद कर दिया गया था। ठीक है, जो अंग्रेज बंदी थे, 146 अंग्रेज बंदियों को उसमें क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। फिर अगले दिन जब उसको खोला गया तो उन 146 में से केवल 23 लोग ही बचे, यानी कितने लोग गायब हो गए? 123 लोग की मृत्यु हो गई। ठीक, और ये घटना इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। कब घटित हुआ था? 20 जून 1756 को घटित हुआ था। ठीक है, तो ये घटना हुई जिससे अंग्रेज बहुत आहत हुए थे। एक तरह से कहा जाता है कि इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा क्या हुए थे? आहत हुए थे। किससे? नवाब सिराजुद्दौला के इस कृत्य से। उनका मानना था कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने सारे लोगों को मरवा दिया। अंग्रेज अपनी वस्तुओं पर टैक्स देने के बजाय कलकत्ता में आने वाली भारी वस्तुओं पर भारी चुंगी लगाना आरंभ कर दिया था। किसके समय में? सिराजुद्दौला जब नवाब बना था। कंपनी ने बिना नवाब की अनुमति के ही कलकत्ता की क्या चालू कर दी? किलेबंदी शुरू कर दी तथा सिराजुद्दौला द्वारा निष्कासित कृष्ण बल्लभ नाम के व्यक्ति को न केवल अपने यहाँ शरण दिया बल्कि उसको नवाब को सौंपने से भी इनकार कर दिया। अब जब इतना किया है तो भाई नवाब को भी गुस्सा आएगा। ठीक है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी तोड़ने का आदेश दिया। ठीक, सिराजुद्दौला ने कहा कि आप चंद्रनगर और कलकत्ता से अपनी जो किलेबंदी है उसको हटाइए। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों का पालन नहीं किया, जबकि फ्रांसीसी कंपनी ने इस आदेश का पालन किया। अंग्रेज नहीं किया और फ्रांसीसियों ने इसका पालन किया। यानी अब सिराजुद्दौला ने जून 1756 में
सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कासिम बाजार और कलकत्ता की कोठी पर अधिकार कर लिया तथा मानिक चंद को कलकत्ता सौंपकर स्वयं कहाँ आ गया, मुर्शिदाबाद आ गया। और अंग्रेज अधिकारियों ने समुद्र किनारे फुलटों में आश्रय लिया। यानी सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया, कहाँ किया, कासिम बाजार और कलकत्ता की कोठियों पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, जिससे वहाँ के जो अंग्रेज थे वो जा करके किसी तरह भाग करके उन्होंने समुद्र किनारे जो द्वीप थे वहाँ पे उन्होंने अपना आश्रय लिया। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपना आश्रय लिया। कलकत्ता में अंग्रेजों की पराजय का समाचार जब मिला, ठीक, किसको मिला, अब उस समय अंग्रेजों ने मिलने पर अंग्रेजों ने मद्रास से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता भेजी। ठीक है, क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता में अंग्रेजों की पराजय का समाचार जब मिला तो अंग्रेजों ने मद्रास से क्लाइव तथा वाटसन के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता भेजी गई। क्लाइव दिसंबर 1756 में कलकत्ता पहुंचा और वहां के प्रभारी अधिकारी मानिक चंद ने घूस लेकर के कलकत्ता फिर से अंग्रेजों को क्या कर दिया, उनके हाथों में सौंप दिया। ठीक है, फरवरी 1757 नवाब ने क्लाइव के साथ अलीनगर कलकत्ता का जो नया नाम था की संधि पर हस्ताक्षर किया। नवाब ने कहा कि चलो संधि कर लेते हैं, उन्होंने क्लाइव के साथ क्या कर लिया, अलीनगर की संधि कर ली। कब कर ली, फरवरी 1757, जिसके अब संधि का नियम क्या था, जिसके अनुसार अंग्रेजों को व्यापार को पुराने अधिकार प्राप्त हो गए और अंग्रेजों की कलकत्ता की किलेबंदी करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। ठीक, क्लाइव ने मार्च 1757 में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया। क्लाइव ने मार्च 1757 में फ्रांसीसी जो बस्ती थी चंद्रनगर उसको विजित कर लिया। ठीक है, जीत गया उसको। और उसने सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर, साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद जो विरोधी थे नवाब के, और इन सब के साथ मिलकर के उसने क्या किया, षड्यंत्र रचा, जिसके अनुसार निश्चित किया गया कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। मतलब एक तरह से पूरी योजना गढ़ी गई। ठीक है, और समय आ जाता है वो समय जब 23 जून, डेट यहाँ पर मेंशन कर दी, 23 जून 1757 में तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया। ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने नवाब सिराजुद्दौला पे आक्रमण किया। और किस स्थान पे किया गया था, मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण पलासी। अब पलासी जो है, ये जो नाम पलासी का पड़ा है, पलासी वास्तव में है बंगाल में, है बंगाल में, तो बंगाल में है। और यहाँ पे पलास के पौधे बहुत होते हैं, पलास के पुष्प बहुत ज़्यादा होते हैं, पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी कारण इस युद्ध क्षेत्र का नाम पलासी पड़ा है। बंगाल राज्य में नदिया नामक स्थान है, वहाँ पे यह नदिया नामक स्थान पे ये जगह है। ठीक है, वहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। ठीक, भागीरथी के नदी के किनारे। और इस तरह पलासी और इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला किससे हार गए, अंग्रेजों से हार गए। और इसे क्या कहा गया, पलासी का युद्ध कहा गया। ठीक है, इसे पलासी का युद्ध कहा गया। आगे चलते हैं। अब इसी युद्ध के बाद क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को एक उपाधि प्राप्त हुई थी। क्या उपाधि प्राप्त हुई थी, विलियम पिट, एक व्यक्ति थे विलियम पिट। उन्होंने इसी युद्ध के बाद उन्होंने कहा कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। ठीक है, ये किसको कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव को कहा। इसी प्लासी युद्ध को विजित करने की वजह से उसे कहा गया। ठीक, आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध में नवाब की ओर से मुख्यतः मीर मदन और मोहन लाल, अब ये जो थे ये नवाब के साथ लड़े थे, बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में सिराजुद्दौला को भागना पड़ा, जिसको बाद में बंदी बना करके हत्या कर दी गई। प्लासी का युद्ध सामरिक दृष्टि से बहुत छोटा युद्ध था, परंतु राजनीतिक दृष्टि से इस युद्ध की गणना भारत के भाग्य निर्णायक युद्धों में की जाती है।
क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज बंगाल के वास्तविक स्वामी बन गए, जहां से वो अगले 100 वर्षों से पूरे भारत पे छा गए। यही निर्णायक युद्ध था। ठीक है। फिर मीर जाफर ने स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और उसने कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का असीमित अधिकार प्रदान किया। ठीक। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का टकसाल खुल गया। अंग्रेजों को 24 परगने की जिम्मेदारी दे दी गई। इसके अतिरिक्त मीर जाफर ने कंपनी के कर्मचारियों को भी रुपए दिए और उसने क्लाइव को 20 लाख और वाटसन को कितने 10 लाख रुपए दिए। अंग्रेजों की असीमित मांगों को पूरा करने में मीर जाफर ने राजकोष खाली कर दिया और आगे वह अंग्रेजों की मांगों को पूरा करने से इनकार करने लगा। ठीक भाई, शुरुआत में इतना लुटा दिया तो कहाँ से वो देगा, राजकोष पूरी तरह खाली हो गया। लेकिन अंग्रेजों की मांग और लालसा तो बढ़ती ही गई। ठीक है, जिसको बाद में मीर जाफर ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर से नाराज होकर के अक्टूबर 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक। अब ये मीर कासिम कौन था? ये अलीवर्दी खान का ही उत्तराधिकारी नवाबों में से एक सबसे योग्य था। ठीक। इसको शुरुआत में पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में नियुक्ति मिली थी। मीर कासिम को शुरुआत में पूर्णिया और रंगपुर इन दो जगह का इसे फौजदार नियुक्त किया गया था शुरुआत में, स्टार्टिंग में। ठीक है। इसने क्या किया, इसने भी अभी इसकी आगे चल के देखेंगे आप, इसने अपनी राजधानी बदल दी। कैसे? मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिलों की जमींदारी दी और अधिकारियों को कुल मिलाकर के 29 लाख रुपए का उपहार दिया। बनाया तो भाई कुछ देगा ही, नवाब बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। मीर जाफर 15,000 रुपये मासिक पेंशन पर, मीर जाफर सोचा कि चुपचाप क्या करते हैं, 15,000 रुपये का मासिक वेतन उठाते हैं, कुछ तो मिलेगा, और कलकत्ता में ही रहने लगा। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए समृद्ध कोष और कुशल सेना की आवश्यकता है उसको। अब नवाब वाली बात आने लगी, तो इसलिए उसने सार्वजनिक अव्यवस्था रोकने का प्रयास किया और राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार हटाकर अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदल करके पटना, जो कि मुंगेर कर लिया, पटना में है, और अपनी नई राजधानी की किलेबंदी करके 40,000 सुरक्षित सैनिकों की सेना तैयार की। मीर कासिम ने अंग्रेजों के व्यक्तिगत व्यापार पर कर लगा दिया। अंग्रेजों द्वारा इसका विरोध करने पर मीर कासिम ने पूरे बंगाल को कर मुक्त कर दिया। इससे अंग्रेज क्या हो गए? बहुत नाराज हो गए। भाई नवाब वाली बात आने लगी इनके अंदर। अब 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को पराजित कर दिया, जिसके कारण वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास भाग गया। इस समय अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है। अंग्रेजों ने 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उससे भारी रकम वसूली गई। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना लेकर के अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसे कहा जाता है कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था। ये ध्यान लीजिए, यहाँ क्लाइव नहीं थे, यहाँ कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों ने उसके दूसरे पुत्र निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया और उससे एक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस संधि के अनुसार नवाबों को अपनी अधिकांश सेना विकटित कर देनी थी और बंगाल का शासन एक नायाब सूबेदार के जरिए करना था, जिससे कंपनी नामजद करती और कंपनी की मंजूरी के बिना बर्खास्त नहीं किया जाता। इस प्रकार कंपनी ने बंगाल के निजामत पर सभी तरह से क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। यानी तुम नवाब होकर के भी नवाब नहीं। ठीक। 2 सूबेदारों की नियुक्ति की थी। कौन से युद्ध के बाद? जो ये क्या नाम है, बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद क्या किया गया कि नवाब से जो उसकी ताकत थी वो अंग्रेजों ने पूरी तरह क्या कर लिया? छीन लिया। तो उन्होंने 2 सूबेदारों को नियुक्त किया था।
ठीक है, उन्होंने 2 सूबेदारों को नियुक्त किया था। एक राजा सिताब राय थे, एक राजा सिताब राय थे और एक का नाम याद नहीं आ रहा है। एक का नाम राजा सिताब राय और आगे चल के देखेंगे उनका, एक का नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ मुस्लिम थे कोई, कर लिया। 1765 में क्लाइव गवर्नर के रूप में कहाँ आया? बंगाल आया। 1765 में क्लाइव गवर्नर, अब यहाँ गवर्नर प्रथा चालू हो गई, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर उसको मिल चुका है। कब मिला? 1765 ईस्वी में क्लाइव गवर्नर बनकर बंगाल में आ गया। अगस्त 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की संधि की। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि इलाहाबाद की संधि कब की गई थी? तो कब की गई थी? अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई थी, क्योंकि ये लोग तो हार ही गए थे। ठीक, अब इस संधि के अनुसार क्या था कि शाह आलम को अंग्रेजों ने क्या दिया? संरक्षण दिया, जिसके तहत कंपनी नवाब के ऊपर बाहरी आक्रमण होने पर सहायता करेगी और नवाब कंपनी को उसके सैनिक सेवाओं के लिए क्या करेगा? भुगतान करेगा। ठीक है, यानी भाई सेना की देख रेख सारी चीज़ें तुम देखोगे और अगर तुम्हारे ऊपर आक्रमण होता है तो उसको अंग्रेज जो सेना थी वो देख लेती। शुजाउद्दौला ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए दिए, साथ ही इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले भी उन्होंने प्रदान किए। ठीक है, ये इलाहाबाद के कड़ा के क्षेत्र जो थे वो नवाब ने छोड़ दिए थे, ये शाह आलम को मिले थे। किसको मिले थे? ये शाह आलम को मिले थे। क्लाइव ने 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संधि करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन जगह का बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए तथा इलाहाबाद और कड़ा का जिला दिया गया। ठीक, क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लाइव ने बंगाल में जो है वो द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। हाँ, याद आ गया, वो जो दूसरा व्यक्ति उन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया था, ये राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खान, दो लोगों को नियुक्त किया था। ठीक है, इन्हीं के जरिए वो कर वगैरह वसूलते थे, बाकी तो नवाब देखने के लिए रह गया थे। ठीक, तो यहाँ पे हम पढ़े बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली क्लाइव ने लागू की, जिसमें धन तो कंपनी प्राप्त करती थी, परंतु शासन का भार किस पे रहता था? नवाब के कंधों पे रहता था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत प्रांतों में 2 अधिकारी सूबेदार तथा दीवान होते थे। सूबेदार का कार्य सैनिक संरक्षण, पुलिस तथा फौजदारी कानून लागू करना था, जबकि दीवान का कार्य था कर व्यवस्था और दीवानी कानून लागू करना था। ये दोनों अधिकार एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे और सीधे केंद्र के प्रति उत्तरदायी थे। ऐसी व्यवस्था क्लाइव ने की थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल में मुर्शिद कुली खां दोनों काम करने लगा था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल में मुर्शिद कुली खां दोनों काम करने लगा था। ये दोनों काम कौन करता था? मुर्शिद कुली खां करता था। शाह आलम ने 1765 में दीवानी का भार कंपनी को सौंप दिया और मीर जाफर की मृत्यु पर निजामुद्दौला द्वारा कंपनी का निजामत का कार्यभार भी मिल गया। दीवान के रूप में कंपनी बंगाल के राजस्व को सीधे वसूल करती थी और नायब सूबेदार को नामजद करने के अधिकार के जरिए उसका निजामत पर नियंत्रण था। कंपनी ने दीवानी के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया। द्वैध शासन प्रणाली प्रभावी तथा व्यवहारिक साबित हुई। बंगाल में अराजकता फैल गई। ठीक है, 1770 में बंगाल में बारिश न होने के कारण अकाल पड़ा, जिससे कंपनी की गलत नीतियों के कारण अपार जनधन की हानि हुई। ठीक है, बंगाल में अकाल पड़ा, 1770 में बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से अकाल पड़ा और वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई। ठीक, आगे चलते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बना। रॉबर्ट क्लाइव का समय खत्म हो गया और वारेन हेस्टिंग क्या बन गया? भारत का गवर्नर बन गया। और यहाँ पे ये आएगा, ये बंगाल से द्वैध शासन क्या करेगा? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग ने।
और जो दोनों उप दीवान जो नियुक्त किए जा रहे थे क्लाइव के समय में, मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय, इनको हटा दिया गया है। और उसने जो कोष है वो मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ स्थापित कर दिया, कलकत्ता में। दीवान बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रबंधन बने। परिषद तथा प्रधान अब मिलकर के राजस्व बोर्ड बन गए, मतलब इसने राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की, तथा बोर्ड ने अपने कर संग्राहक नियुक्त किए। बंगाल के नाबालिग नवाब मुबारिकदुल्ला को मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षण में रखा गया और नवाब का पेंशन 32 लाख से घटा करके सीधे आधा कर दिया गया, कितना, 16 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। मुगल सम्राट को 26 लाख वार्षिक दिया जाने वाला रुपया बंद कर दिया गया। सम्राट से इलाहाबाद और कड़ा के जिले लेकर के उसे अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में दे दिया गया। ठीक, यानी क्लाइव ने जो किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने उस सबको क्या कर दिया, बदल दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने निर्णय लिया कि कर वसूलने का अधिकार कंपनी के हाथों में होना चाहिए और इस उद्देश्य हेतु उसने कलेक्टर, अब यहाँ से नियुक्ति होती है, कलेक्टर नियुक्त किया जिसका काम देसी अधिकारियों की मदद से लगान वसूली और शासन व्यवस्था स्थापित करना था। तो कलेक्टर प्रणाली अगर एक तरह से देखा जाए तो किसने चालू की, वॉरेन हेस्टिंग। इन देसी अधिकारियों को 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता था तथा सर्वाधिक बोली बोलने वालों को कर संग्रहण का अधिकार नीलाम कर दिया जाता था। इस व्यवस्था, यानी यहाँ पे बोली, यहाँ जो कर का जो संग्रहण करने के लिए यहाँ पे बोली प्रथा स्टार्ट होने लगी, बोली लगती थी और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था वही करों का संग्रहण करता था। इस व्यवस्था के निरीक्षण के लिए कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कलकत्ता में की गई। तो क्वेश्चन अगर बनेगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई, तो किसकी कार्यकाल में की गई, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में की गई। आगे चलते हैं। 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई। इनके फैसलों की अपील के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत बनाई गई। ठीक, दीवानी न्यायालय कलेक्टरों के अधीन होता था। दीवानी न्यायालय जो था वो कलेक्टरों के अधीन होता था और हिंदुओं पर हिंदू विधि और मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती, एक काजी होता था। कलेक्टर को यह देखना था क्या गवाही ठीक से ली गई थी या नहीं, क्या इसे ठीक से माना गया था या नहीं। मुस्लिम कानून यहाँ से लागू होता। सदर दीवानी अदालत में अध्यक्ष, सर्वोच्च परिषद के प्रधान, 2 अन्य सदस्य होते थे जिनकी सहायता के लिए भारतीय अधिकारी होते थे। सदर निजामत अदालत का अध्यक्ष उपनिजाम होता था जिसकी सहायता के लिए एक मुख्य काजी और एक मुफ्ती और 3 मौलवी होते थे। सदर निजामत अदालत के कार्य का निरीक्षण परिषद और उसके अध्यक्ष करते थे। वॉरेन हेस्टिंग ने असंख्य चुंगी घरों और चौकियों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, और केवल कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका में 5 चुंगी घर रखे हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्य वाली परिषद को सौंप दिया गया। इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था। मतलब आपको पता है 1773 में क्या पारित हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ जिसके अनुसार भारत में शासन का जो भार था वो गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्य वाली परिषद को सौंप दिया गया। इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल को ही बनाया गया और निर्णय बहुमत से होता था। बराबर मत होने वाले गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। परिषद के अन्य 4 सदस्य थे बारबर, क्लेवरिंग, मॉनसन और फ्रांसिस। ये 4 अन्य सदस्य थे गवर्नर जनरल। ठीक, आगे। कर संग्रह की 5 वर्षीय व्यवस्था असफल रही। ठीक है, कर संग्रह की जो 5 वर्षीय व्यवस्था थी वो असफल रही जो वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया। 5 वर्षों का बनाया था ना, 5 वर्षों की व्यवस्था, तभी तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। तो 1776 में 5 वर्षीय ठेके की समाप्ति पर पुनः 1 वर्षीय प्रणाली अपनाई गई। कर संग्रहण के अधिकार नीलाम कर दिए गए।
यानी नीलामी प्रथा तो चालू थी 1776 में भी, और 1781 में इस व्यवस्था में पुनः सुधार करके जिलों में पुनः कलेक्टर नियुक्त किया गया, जिन्हें कर निश्चित करने का अधिकार था। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र सभी भारतीय तथा अंग्रेज थे। ठीक है, शुरुआत में ये कलकत्ता में ही शुरुआत में ये स्थापित की गई थी, उसका अधिकार क्षेत्र उसी में था। ठीक है, यह अंग्रेजी कानून लागू होता था। वारेन हेस्टिंग तथा परिषद के सदस्यों में मतभेद हो गया, और वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध परिषद के सदस्यों द्वारा बहुमत से लखनऊ में रेजिडेंट के रूप में बिष्टो की नियुक्ति की गई, और उसे नवाब वजीर से फैजाबाद की संधि करने की आज्ञा दी गई। इस संधि के तहत नवाब ने बनारस की जमींदारी कंपनी को दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे एक आरोप भी लगता है वारेन कि बंगाल के नंद गोपाल मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को मुबारिक्कू दौला का संरक्षक बनने के लिए, मुबारिक्कू दौला मतलब जो बंगाल का नवाब था, उसका संरक्षक बनने के लिए वारेन हेस्टिंग द्वारा 3.5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया गया, बंगाल के नंद कुमार लगाया गया था, और इससे ये सिद्ध करने के लिए कि परिषद के सम्मुख आने का प्रस्ताव रखा। वारेन हेस्टिंग ने परिषद की सभा भंग कर दी और नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चलाकर अंग्रेज जूरी की सहायता से उसे फांसी पर लटकवा दिया। ठीक, इस षड्यंत्र में मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्पे। ठीक है, एम्पे भी शामिल था, वही एम्पे जो पहला न्यायाधीश बना था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी का शासन है। कंपनी के शासन दो भाग में बांटे गए थे, एक व्यापारिक एक राजनीतिक। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा और ये नियंत्रण मंडल द्वारा। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में ऐसा निर्णय लिया। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, करते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन का, और उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो आपको पता है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो उस समय औरंगजेब क्योंकि मुगल सम्राट था, और उसने किसकी नियुक्ति की थी? मुर्शिद कुली खां की। मुर्शिद कुली खां की नियुक्ति की थी 1717 से 1727 तक। अलीवर्दी खां जो था वो 1740 से और 1756। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आया था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद आया था नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, क्योंकि पीसीएस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला सवाल, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? आपको सॉल्व करना है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो फिर वही क्वेश्चन है, तो कौन था? मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? कौन सा युद्ध था? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, प्लासी का हुआ था 1757 में, मैसूर की तीसरी लड़ाई, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, 1857 का संग्राम इसके बाद हुआ था। यानी कौन सा युद्ध था? वो प्लासी का युद्ध था, हमने भी पढ़ा है। ठीक है, प्लासी का युद्ध था। ठीक, 23 जून 1757 को हुआ था ये। बंगाल में एक स्थान है प्लासी, वहाँ पे हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो सैन्य सफलता में अगर देखें तो जहाँ पे कूटनीति भी नहीं, राजनीति भी नहीं काम आई, वहाँ सैन्य सफलता काम आई हो, तो वो तो बक्सर का युद्ध था। ठीक है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। किसके किसके बीच? अंग्रेजों के बीच। और इधर से कौन कौन था? मीर जाफर प्लस शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला।
शाह आलम द्वितीय और नवाब का नवाब शुजाउल। इन तीनों की संयुक्त सेना थी और अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ा था वो था हेक्टर। इनके बीच 20 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और इसमें कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज। ये पहली तरह से एक सैन्य सफलता मानी जाती है अंग्रेजों की, पहली सैन्य सफलता। क्योंकि आप अगर प्लासी का युद्ध देखोगे तो वहाँ पे कूटनीति भी थी, राजनीति भी थी, षड्यंत्रकारियों की हेल्प मिली थी, तब जा करके वहाँ पे अंग्रेज जो थे वो आसानी से जीत गए थे इस युद्ध को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो अभी आपने पढ़ा है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम के बाद किसे अंग्रेजों ने अपनी गद्दी पे बैठाया था? तो मीर जाफर को बैठाया था, जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से क्या कर दी थी? मुंगेर कर दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में वो परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में वो परास्त हुआ था सिराजुद्दौला। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, ये 1757 में हुआ था। और वांडीवास का युद्ध 1700, ये अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध मीर जाफर, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना और प्लस अंग्रेजों के बीच हुई थी। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। और यह नवाब सिराजुद्दौला और इसके बीच, प्लासी का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को, ठीक है, जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, वो कौन सा था? तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध अगर देखा जाए जिसने भारत किया था, तो बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध, 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। प्लासी का युद्ध भी था, लेकिन वो पूरी तरह से, उसमें अंग्रेजों की सैन्य ताकत पूरी तरह से नहीं दिखी थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की सैन्य ताकत पूरी तरह से दिखी। अगला आते हैं। बाकी ये पानीपत का तीसरा युद्ध आपको पता होगा किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। मराठा सेना के थे, मराठा की तरफ से मराठा सेना के बीच हुआ था। और वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, वांडीवास का युद्ध। अगला चलता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। विलियम पिट ने इनके बारे में कहा भी है, विलियम पिट ने इनके बारे में कहा है कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, या स्वर्ग से उत्पन्न क्या है? सेना नायक, ए हेवन बॉर्न जनरल। ठीक है, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, उनके बाद आते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। यूपीपीसीएस 2009 में पूछा हुआ सवाल है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था। किसने कहा था? विलियम पिट। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो अभी आपने पढ़ा था, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल का। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में एक स्थान है नदिया वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ ये जो मैदानी क्षेत्र में पलाश नाम के पौधे बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम प्लासी पड़ गया। और ये भागीरथी के नदी के तट पे है, भागीरथी नदी के तट, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? फिर से वही क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों में से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध था, 22 अक्टूबर 1764 को। ये पूरी तरह से निर्णायक युद्ध था। ठीक है, और ये जो था
प्लासी का युद्ध ये था, लेकिन इसमें कूटनीतिक था, वही चीज़ आ जाती है। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की जो दीवानी थी वो किसने प्रदान की? तो किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने प्रदान की। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ठीक है, कौन सा युद्ध अंग्रेजों के आधिपत्य के रूप में? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपने पढ़ा था बक्सर के युद्ध में उसने भाग लिया था। जो दिल्ली का शासक मुगल बादशाह होगा, शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो शाह आलम द्वितीय। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ठीक है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए? तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ही मिला था, ये लिया गया था। किस ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मिर्जाफर। मिर्जाफर था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? तो वो शाह आलम द्वितीय था। अभी आपने पढ़ा, क्वेश्चन किया, शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और ये जो इन सबके जो प्रदान किया, ये इलाहाबाद की संधि के अकॉर्डिंग, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी उसमें प्रदान किया गया था। तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था, इसके अधीन प्राप्त किया गया। ठीक, अगला सवाल, इसी समय हुआ था, क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि में ये निर्णय लिया था। अगला सवाल, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद की संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने निम्न में से किसे मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था? ठीक, किसे उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था किसको उप दीवान के रूप में? तो 2 उप दीवान तो नियुक्त किए गए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए। ठीक है, पहला तो राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खान। ठीक, तो बिहार में राजा सिताब राय और बंगाल में किसको नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा। इनको नियुक्त किया गया था बंगाल में, और राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था बिहार में। जब मुर्शिदाबाद की बात आएगी तो बंगाल में, और जब मुंगेर की बात आएगी तो सिताब।
1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? सबसे पहले किस पर्वतीय जाति के संपर्क में आए थे? खासी। खासी जनजाति के लोग, अब यहाँ पे कहानी क्या है कि खासी जनजाति के जो लोग थे वो पहाड़ी पे रहते थे, ठीक है, वो पहाड़ियों पे रहते थे। गारो खासी जयंती आप जानते होंगे, ठीक, इन पहाड़ियों पे रहते थे। तो वहाँ के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में, उनके नेता थे तीरथ सिंह, तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था वहाँ के लोगों ने, ठीक। तो ये खासी जनजाति थी, बोला है। अवध सल्तनत ने हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में, अवध सल्तनत ने हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो राजा टिकैत राय नवाब अस्फुद्दौला के अर्थमंत्री थे, अर्थमंत्री यानी धन मंत्री। नवाब अस्फुद्दौला के राजा टिकैत राय अर्थमंत्री थे। तो ये क्या सही है? ये सही है, ठीक है। दूसरा, अवध के नवाबों के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था ही, ये भी सही है। 1 और 2 और दोनों ऑप्शन आपके क्या है? सही है। 1 और 2 ऑप्शन आपके सही है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में परास्त हो गया। तो उस फ्रांसीसी जो सेनापति है उसका नाम बताना है जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में परास्त हो गया। तो काउंट लाली, काउंट लाली, काउंट लाली जो था वो 1760 के बाद जो फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज हुआ था उसमें वो फ्रांसीसियों की तरफ से परास्त हो गया, ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। वांडीवास का 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने किसको हराया था? डच को हराया था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही रूप से कालक्रम में समझाना है। 18वें शतक में बांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764, अंबर का अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, प्लासी का युद्ध 1770। तो अगर कहाँ से इसको ही सेट किया जाए तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर 1757 के बाद 1760 वांडीवास का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। देखा जाए तो यही 3 अभी दिख रहे हैं। फिर प्लासी, अंबर युद्ध, ये वैसे ही कट गया आपका, ठीक है। फिर वांडीवास आ गया 1760, 1757, ये भी हट गया आपका। अंबर का युद्ध, बक्सर 1764, 1760, ये भी आपका ऐसे ही हट गया। यानी यही आपसे, अगर आपको एक नहीं भी पता है तो भी आप मार देंगे, ठीक, ये भी आप मार देंगे। लेकिन अब देखिए अंबर का युद्ध था क्या? ये अंबर का युद्ध थोड़ा जान लेते हैं। अंबर का, ये जो अंबर का युद्ध हुआ था ये हुआ था अगस्त 1749 में। क्यों हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, चर्चा करते हैं। अगस्त 1749 में हुआ था। मुजफ्फर जंग चंदा साहब, मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसी इनकी संयुक्त सेनाओं ने बेल्लूर के समीप, बेल्लूर के पास एक अंबर नाम का स्थान, बेल्लूर के पास एक अंबर नामक स्थान था। अभी बेल्लूर कहाँ है, बहुत लोग पूछेंगे, कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक। बेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पे कर्नाटक के जो नवाब थे, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, इसको परास्त कर दिया। कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? अनवरुद्दीन का संरक्षण उस समय संरक्षणकर्ता का जो जिम्मा लिया था, ठीक है, अनवरुद्दीन को पराजित किया और साथ में परास्त करने के साथ साथ इसकी क्या कर दी थी? हत्या भी कर दी थी। मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। यहाँ से मुजफ्फरजंग जो था वो दक्कन का क्या बन गया था? सूबेदार बन गया, ठीक।
इस उपलक्ष्य में उसने अपने जो हितकारी थे उसमें फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, बहुत बढ़िया, इसी की नीति थी सहायक संधि, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसको कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया था और उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए थे। तो यही जो युद्ध था, इसी युद्ध को कहा जाता है अंबर का युद्ध, जिसमें कर्नाटक का नवाब मारा गया था। और ये एक बात और है, यही जो कर्नाटक का ये जो बंदा था, कर्नाटक का नवाब था, कर्नाटक का शासक जो था, ये अंग्रेजों का बहुत हितैषी था, ठीक है। तो ये सारा कार्यक्रम होता है, इसी को कहते हैं इतिहास में अंबर का युद्ध से कहा जाता है। तो 1749 में ये जानिए कब हुआ था, 1749 में अगस्त में। अगला आता है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है, आपको ये देखना है। तो आपको पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में। किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और मीर जाफर शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। फिर वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अच्छा, बक्सर का युद्ध में मीर जाफर के साथ कौन था, क्लाइव था क्या, नहीं, हेक्टर मुनरो, पढ़े आप, हेक्टर मुनरो। चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला युद्ध अभी तो नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन डलहौजी और किसके बीच हुआ था, मराठा के बीच हुआ था, ये भी सही है। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ये बक्सर का युद्ध इसमें ही क्या है, गलत हुआ था, मीर जाफर। अच्छा, कौन सा युद्ध में सही सम्मिलित है, मतलब ये भी नहीं हुआ था। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी और मराठों के विरुद्ध मतलब मराठों और डलहौजी के बीच नहीं हुआ था। चिलियावाला का युद्ध शायद सिखों और इसके बीच अंग्रेजों के बीच हुआ था। और खुर्दा का युद्ध आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत है, यानी सही कौन सा है, 1760। ये जो तीनों है, बक्सर का युद्ध मीर जाफर और हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। चिलियावाला का युद्ध भी गलत है, डलहौजी और मराठों के बीच नहीं हुआ था। और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन ठीक है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों के बीच। उस समय फ्रांसीसी का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, काउंट लाली, तो ये मत भूलिएगा, लाली उनका गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, सबसे अधिक विरोध अंग्रेजों का किसी ने किया तो वो थे मराठा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध अगर किसी ने किया था तो वो किए थे किसने, मराठा ने। आप देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आगे चल के देखेंगे तो आंग्ल मराठा युद्ध की क्या क्या उसमें मराठा कैसे कैसे युद्ध हुए, कैसे कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ठीक। तो यहाँ से समाप्त हो जाता है आप लोगों का। तो ये 2 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास के आगे चल कर के इसी तरह सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है वीडियो क्वालिटी में, वीडियोस में कोशिश है मेरी। और बस आप लोग से ये है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, जिससे मुझे हिम्मत मिले मैं और वीडियो आपके लिए, और भी टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट कर सकूं। जैसे अभी मैं मैथ पे भी वीडियो लेक्चर अपना लाऊंगा, जिसमें 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस ईच सेक्शन, हर सब्जेक्ट मतलब हर चैप्टर से 25 क्वेश्चन, जो नए तरीके के क्वेश्चन और क्या उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप जल्दी उसको टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और आप सब लोग पढ़िए, अपने भविष्य का निर्माण कीजिए और अच्छे पदों पर जाइए, यही मेरी कामना है। बाकी थैंक यू सो मच।